हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी जिस्ट ईवीएस क्लास थर्ड का सेकंड पार्ट। कल हम लोगों ने लास्ट में फर्स्ट पार्ट देखा था, तो कुछ और क्वेश्चन जो हमारे क्लास थर्ड की ईवीएस से बनते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। बच्चों को अपनी रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने, चित्रित करने तथा व्यक्त करने का पूरा मौका देना चाहिए तथा उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को जब भी बच्चों को कोई रचनात्मक जो कुछ भी सिखा रहे हैं और वो अगर अपनी कोई बात बताना चाहते हैं या वो किसी चीज़ का चित्र बना के आपके पास लाते हैं या अपनी कोई बात वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उस चीज़ के लिए कभी नेगलेक्ट ना करें, मतलब उन्हें नकारें ना। ठीक है, अगर वो कोई बात आपसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो आप उनको हमेशा इनकरेज करें, ना कि उन्हें आप डिस्करेज करने की कोशिश करें कि अच्छा नहीं बना है, बुरा बना है, तुम नहीं कर सकते हो। ये सब बातें नहीं करना चाहिए। तो उन्हें पूरा प्रेरित करना चाहिए और अच्छा बनाने की उन्हें कोशिश करना चाहिए, तरीके बताने चाहिए। असम के मोरन गांव में बहुत बारिश होती है, इसलिए वहां पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। असम नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसमें बारिश ऐसे ही बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पर होती है। मेघालय में मासीराम नाम की जो जगह है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ की तरह मकान नहीं बनाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, मकान 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये घर लकड़ी के बने होते हैं। और इसके बाद आपका देखेंगे तो जो हमारे पास मनाली की बात आती है, मनाली में एक पहाड़ी इलाका है, हम सभी जानते हैं मनाली पहाड़ी इलाका है, जहाँ ये बारिश यहाँ पर भी होती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर क्या है, बर्फ़ भी गिरती है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पर होता है तो हमारे बारिश होने के साथ साथ यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो मकान या तो लकड़ी या पत्थर या लकड़ी दोनों से ही बनाते हैं। मतलब कुछ लोग पत्थर से बनाते हैं, पत्थर मतलब कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारा लकड़ी से भी बनाए जाते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए लोग मिट्टी से बने हुए घरों में रहते हैं। राजस्थान में हम सभी जानते हैं, राजस्थान जो है वो थार मरुस्थल डेज़र्ट का जो एरिया है वहाँ पर रहता है, और बारिश जो है वहाँ पर सबसे कम है। हमारे देश में सबसे कम बारिश राजस्थान में ही होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इसीलिए। ठीक है, इसलिए लोग जो हैं वहाँ पर जो घर बनते हैं वो लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, जो मड से बनाते हैं। मिट्टी, घुली हुई मिट्टी जो होती है, गीली मिट्टी, उससे बनाते हैं। ठीक है, घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं ताकि जो है अंदर हमारा ठंडा रहे। घरों के दीवारों को मिट्टी से लीप कर बहुत सुंदर बनाया जाता है। आप देखेंगे जाकर, अगर राजस्थान में कभी जाएंगे, तो आपको जो उनके घर बने होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी चित्रकारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से ढक दी जाती हैं। ठीक है, कश्मीर में इलायची और बादाम डला हुआ कहवा बहुत पसंद किया जाता है। डल झील श्रीनगर में है, कश्मीर में है। डल झील में पर्यटक शिकारा नाम की नाव में घूमते हैं। जो वहाँ पर डल झील में एक हमारे जो एक नाव डाली जाती है छोटी सी, उसको शिकारा बोला जाता है। इसी तरह से डल झील में आपके होटल की तरह जो है हाउस बोट का भी यूज़ किया जाता है। लोग, टूरिस्ट वहाँ पर जाकर रुकते हैं। चार चिनारी क्या होता है? चार चिनारी पेड़ों का एक झुंड है जो डल लेक के बीचों बीच स्थित है और ये बहुत ही फेमस है। जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करने से जानवरों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है। देखिए, हम लोग जब जानवरों के बारे में बात करते हैं तो जानवरों के उनकी भावनाओं के बारे में भी बात करें कि उन्हें उनके अपने बच्चों के प्रति वो प्रेम रखते हैं। वो भी अपने, जैसे हमारा अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता अपने मालिक से बहुत ही प्रेम रखता है और वो हमेशा बहुत ही वफादार जानवर होता है। घोड़े के बारे में बताया जा सकता है। तो इस तरह से के जानवरों के बारे में बात करने पर बच्चों में संवेदनशीलता का विकास होता है। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ उन्हें प्यार से सहलाना है, ना कि उन्हें सताना। ये बात बहुत अच्छे से बतानी चाहिए कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को लगता है कि वो उनको मार रहे हैं, उनकी पूंछ कान को अगर खींच रहे हैं, तो वो बच्चों से प्यार दिखा रहे हैं। वो वास्तव में प्यार नहीं होगा, वो बच्चों को सताना हो जाएगा। तो बच्चों को ये समझाना चाहिए कि उन्हें प्यार करने और सताने में क्या अंतर है। ठीक है, प्यार से सहलाना ही बच्चों को छूने से मतलब होना चाहिए, ना कि उन्हें सताने से। पक्षियों और पेड़ों के मध्य एक पारस्परिक संबंध होता है। सभी जानते हैं पक्षियों और पेड़ों के मध्य में एक पारस्परिक संबंध होता है। चिड़िया फलों पर लगने वाले कीड़ों को खाकर फलों को सुरक्षित करती है। यह प्राकृतिक संतुलन का बेहतर उदाहरण है। ठीक है, एक्चुअली एक कहानी यहाँ पर यूज़ की गई थी। एक महारानी होती हैं, वो उनके यहाँ हर साल एक बंदा जो है वो आम लेके आता है। एक बार वो बंदा आम लेके आता है तो महारानी कहती है कि इस बार आप इतने कम आम क्यों लेके आए हो? तो माली जो होता है, जो बागवान होता है, वो कहता है कि
महारानी इस बार हमारे यहाँ पक्षी बहुत ज़्यादा थे तो पक्षियों ने बहुत सारे फल जो हैं वो खा लिए। ठीक है, तो महारानी कहती कि अपने बाग में से सारे के सारे जो पक्षी हैं उनको भगा दो, उनको निकाल दो और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार जब माली होता है वो और भी कम आम लेके आता है। तो महारानी कहती हैं अब इस बार क्यों कम है? तो माली कहता है कि इस बार हमने पक्षियों को तो हटा दिया था, लेकिन इस बार जो हैं आधे से ज़्यादा फल जो हैं वो कीड़ों की वजह से ख़राब हो गए। पक्षी कीड़ों को खा जाते थे तो उससे जो है फल बचे रहते थे। तो ये एक कहानी है जिसका यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जो हमें ये बताता है कि पक्षियों और पेड़ों के बीच में एक संबंध रहता है। जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर लगने वाले कीड़ों को और पेड़ों पर लगने वाले कीड़ों और साथ ही साथ जो फलों पर लगने वाले कीड़े होते हैं उनको खा जाते हैं, जिससे वो और कुछ फलों को भी खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या होता है उनके बीच में एक सहजीविता का संबंध चलता है। तब वो पक्षी जो होते हैं वो कीड़ों को खाते हैं और पेड़ उन्हें मतलब भोजन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके बीच में एक बैलेंस चल रहा है। तो ये प्राकृतिक संतुलन का एक बेहतर उदाहरण होता है। राजस्थान के गांव में रेल से पानी सप्लाई किया जाता है। राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ पर हमारे झील और ग्राउंड वाटर लगभग नहीं ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है बड़ी बड़ी जो हमारी जो टैंकर ट्रेन होती हैं उनके थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है। लोग बहुत बहुत दूरी तय करके जो है इन टैंकर से पानी ले जाते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर क्या है ऊँट गाड़ी से भी पानी लेने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में रेतीली ज़मीन है तो ऊँट ही वहाँ पर चल सकता है। तो ऊँट गाड़ी का यूज़ किया जाता है पानी को लाने के लिए। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, बारिश का पानी इकट्ठा भी किया जाता है जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एक टाँका बनाया जाता है। टाँका जो है जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाने वाला शब्द है, वैसे इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं टैंक बोलते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसे पक्का करके टाँका बनाया जाता है। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं और टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना दिया जाता है, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो जाता है। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टाँके में ना जा सके। यह पानी साफ़ करके पीने के काम में भी लाया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपका क्या है ये घर है। ठीक है, इस घर में आपने क्या किया यहाँ से आपने एक पाइप जो है वो नीचे की ओर लेके आए और अपने आंगन में आपने एक गड्ढा बना दिया। ठीक है, और जब बारिश होती है तो इस पाइप से ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश बंद हो जाती है तब इस पानी को यूज़ कर लिया जाता है। ये आपका कहलाता है टाँका। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है टाँका कहलाता है। ठीक है, तो और यही हमारा क्या कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होता है। दिल्ली वगैरह में कई सारे मकानों में हमने देखा है कि वहाँ पर जो है लोगों ने अपने घरों के नीचे इस तरह के बड़े बड़े टैंकर बना रखे हैं, और वो छतों पर टैंक नहीं बना रखे, उन्होंने ज़मीन के नीचे टैंक बना रखे हैं। तो वो उसका पानी का यूज़ अपने जिस भी तरह वो यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों से पानी के पुनः प्रयोग पर चर्चा करें। बच्चों से पुनः पानी के रिसाइकलिंग पर चर्चा करनी चाहिए। पानी को बचाने के महत्व को समझाना चाहिए। बच्चों को से उनके अकॉर्डिंग पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है उन सुझावों को सुनना चाहिए, और उन्हीं सुझावों को उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए भी इनकरेज करना चाहिए। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करवाना चाहिए। यह हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। इससे सृजनात्मकता का विकास भी होगा। देखो बच्चों के द्वारा जो हमारे पास जो जो बच्चे होते हैं स्कूलों में हमारे जो कुछ एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं इसमें बुक में। ठीक है, जिसमें कागज़ की बुनाई कपड़ों की छपाई करवाई गई है। कागज़ की बुनाई के लिए उन्होंने क्या किया है कुछ पेपर्स ले लिए हैं। ठीक है, जैसे एक पेपर का टुकड़ा लिया उसको इस तरह से कुछ उसके कट लगा दिया, ऐसे ही एक दूसरा पेपर का टुकड़ा लिया और उनको इस तरह से बिन दिया गया एक दूसरे में। तो कागज़ की बुनाई इस तरह से वहाँ पर बता दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कपड़े पर छपाई का भी कंसेप्ट यहाँ पर बताया है कि तो कपड़े पर छपाई आपके पास कैसे हो सकती है, फिंगर का यूज़ करके आप बना सकते हैं। ठीक है, या आलू के जो पीस हैं उनको लेकर आप कपड़े पर छपाई करवा सकते हैं और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनवा सकते हैं। इससे बच्चों को क्या इसमें बच्चों को मज़ा भी आएगा और वो अपनी मतलब जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं को बनाएंगे भी, उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। तो इससे उनकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होगी, सृजनात्मकता का विकास होगा। नृत्य में हाथ और चेहरे के द्वारा भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा या भाव कहते हैं। डांस में हमारे पास क्या होता है जब हम डांस करते हैं तो हाथ और चेहरे के जो हमारे जो इमोशंस होते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्हीं एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाता है मुद्रा बोला जाता है, या इन्हीं को हम दूसरा भाव भी बोलते हैं। यहाँ पर अब जो स्टार्ट हो रहा है मिसलेनियस, यहाँ पर जो है मिसलेनियस में आपके पास ज़्यादातर जो पेडागोजी से रिलेटेड जो यहाँ पर कुछ और जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो गया हो।
तो बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए जानवर, वस्तुओं, पौधों आदि को कैटेगराइज करने के लिए कहा जाए। जब हम क्लासिफिकेशन सिखा रहे हैं बच्चों को, वर्गीकरण किसी चीज़ को कैटेगराइज करना सिखा रहे हैं, तो हम जानवर, वस्तुओं, कुछ वस्तुएं हो सकती हैं जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें हो गई जो क्लास में अवेलेबल हैं। ठीक है, साथ ही हमारे पास जो जानवर हो गए, पौधे हो गए, अलग अलग तरीके के पौधे हैं, उनको अलग अलग एक टेबल बनाकर उनमें हम लोग क्लासीफाई करवा सकते थे कि कौन से प्लांट्स जो होते हैं वो उनके तने मोटे हैं, किस प्लांट्स की पत्तियां कैसी हैं, किस प्लांट्स के जो हमारे फूल हैं वो हमारे रेड कलर के हैं। इस तरह से हम कई सारी चीज़ें उनको कैटेगराइज करके उनको वर्गीकरण से करना सिखा सकते हैं। बच्चों को सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से जो हमारे जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करने की के लिए उन्हें प्रेरित करें। जैसे उनसे कहें कि भाई पहले हमारे पास बर्तन कैसे यूज़ होते थे, पहले हम लोग के हमारे घर पे किस तरह के यातायात के साधन यूज़ होते थे, पहले हम लोग कैसे बात करते थे एक दूसरे से। तो वो अपने बड़े बूढ़ों से, अपने आसपास के लोगों से, ठीक है, अपने टीचर से उन चीज़ों को पूछें जाकर। इससे क्या होगा, उनके अंदर एक तो वो पूछने की उनकी जो हिचक है वो ख़त्म होगी, साथ ही साथ क्या होगा, उनको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, नई नई चीज़ें सीखने का पता चलेगा। और अपने आसपास के माहौल में वो वैसे भी ज़्यादा सीखते हैं, तो लोगों से पता करके वो चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में रखते हैं। बच्चों को प्रकृति को महसूस करने के अवसर दिए जाएं। केवल कक्षा में पढ़ने से ही वह सीख नहीं सकते हैं। बच्चों को नेचर के पास ले जाए, मतलब उनको कुछ ऐसे जैसे हमारे एक टॉपिक रहता है पेडागोजी में, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चों को घुमाने ले जाना चाहिए, भ्रमण करवाना चाहिए, पर्यटन करवाना चाहिए, ताकि वो नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। क्योंकि जो चीज़ें वो किताबों में पढ़ रहे हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, तो उन जगह पर जाकर वो उन चीज़ों को सामने देख कर ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। केवल क्लास में उनको कुछ चीज़ें रटा दी कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो उससे केवल नहीं हो सकता है, उससे वो इतना अच्छा नहीं सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को बाहरी परिवेश से जोड़कर पढ़ाए। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन था उसी से रिलेटेड है, बाहरी परिवेश से जोड़कर सिखाना चाहिए उसे। जब यातायात के साधनों के बारे में बता रहे हैं तो हम लोग बाइक की बात कर सकते हैं, साइकिल की बात कर सकते हैं, बैलगाड़ी की बात कर सकते हैं, ट्रेन के बारे में बात कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं स्टेशन पर कि देखो ट्रेन, भाई ट्रेन में हम लोग इस तरह से जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से उनको बोला जाए तो रोचक होती हैं। ठीक है, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें करने से उनको इंटरेस्ट आता है। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को इंडिविजुअल वर्क देने की जगह पर एक मतलब कि एक ग्रुप में उन्हें कोई भी काम उन्हें ग्रुप में देना चाहिए। ग्रुप में देने से क्या होता है, दो चीज़ें होंगी, एक तो वो एक साथ काम करने की जो टीम जो भावना है वो उनकी बढ़ेगी। दूसरी बात ये होगी कि उनमें आपसी संबंध भी सुधरेंगे, उनमें आपस में जो उनका जो जान पहचान है वो सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ होंगी, बढ़ेंगी। विभिन्न कहानियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को कहानियाँ, स्टोरीज़ बहुत पसंद होती हैं उन्हें, तो उन्हें अलग अलग तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसे हमारी विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, जिसमें हमारे पास जानवरों के ऊपर बनी हुई ज़्यादातर कहानियाँ हैं और ये बहुत पुरानी किताब है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप जो कहानियाँ हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए कहें या उनको पढ़कर सुनाएं, उनके ऊपर बने नाटकों को क्लास में एक्टिविटी के रूप में करवाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास होता है। उन कहानियों या आप चित्र बनाकर उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहें या उनको चित्र बनाने के लिए, उन कहानियों से जुड़े हुए चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। सिंपली भी कहें तो चित्र बनाने के लिए प्रेरित करें बच्चों को, तो वो अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कुछ ना कुछ ऐसा बना के देंगे जो कुछ ना कुछ एक नयापन लिए हुआ होगा। पेड़ पौधों और जानवरों से मित्रता करना सिखाएं। इससे बच्चों का पर्यावरण और प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है। पेड़ पौधे और जानवरों से मित्रता करना सिखाएं, उन्हें सताएं ना। ठीक है, जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जानवरों को प्यार करने का मतलब सहलाने से है, ना कि उन्हें सताने से है। तो उनसे मित्रता करना सिखाएं, उन्हें सिखाएं कि पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका पर्यावरण और प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ेगा। पारंपरिक लोकगीत, कविताओं, कलाओं आदि के शिक्षण में शामिल करें। उनसे जुड़े किस्सों को बच्चे अपने समाज से अच्छी तरह जुड़ सकेंगे। देखिए, जो हमारे जहाँ पर जैसे हम लोग रह रहे हैं, जैसे राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ पर बहुत सारे फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं। कई जगह पे हमारी बहुत सारी कविताएँ जो हैं लोगों के बीच में गाई सुनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो कलाकृतियाँ हैं जो हमारी एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप उस जगह पर पढ़ा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके रखें और बच्चों को उनसे जोड़कर उनकी सोसाइटी के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, इससे बच्चे उन चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों से अपना जुड़ाव भी महसूस करेंगे और उन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे।
बच्चों के अनुभव व विचारों को भी महत्व दें तथा उन्हें खुद को व्यक्त करने के मौके भी दें। बच्चों को अनुभव, अपने अनुभव, उनके खुद के जो अनुभव जो वो जो महसूस करते हैं, वो जो जो सोचते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो क्योंकि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अगर कोई चीज़ वो सीख लेते हैं तो वो अपनी बात को बताना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ कर ली है। तो उन्हें खुद को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, उन्हें अपनी बात के रखने का मौका देना चाहिए और उनकी बात को बहुत ही ध्यान धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे बच्चों में हीन भावना भी आ जाती है। लैंगिक विषमता के ऊपर चर्चा करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। तो ये टॉपिक हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिस तरह से खेलों के अपने नियम होते हैं वैसे ही उन्हें जीवन में अपने नियमों का अनुसरण करना सिखाएं तथा नियम बनाने के लिए प्रेरित करें। जैसे 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 हमारे पास बच्चों को बताएं, कई सारे खेल खिलाते हैं, उनमें अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो बच्चों से कहें कि अपनी लाइफ के लिए भी कुछ रूल्स बनाएं, मतलब कि हमें घर जाना है, स्कूल के बाद सीधे घर जाना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ना है। तो इस तरह के नियम बनवाएं उनको और उन्हें उन नियम को फॉलो करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें इनकरेज करें। पेड़ पौधों, फूलों तथा जानवरों आदि को दिखाकर उनका वर्गीकरण करना सिखाएं। ठीक है, ये तो हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं। बच्चों को एक साथ खाने पीने का मौका दें, इससे उनके संबंध बेहतर होंगे, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। बच्चों को बताएं कि अपने आस पड़ोस तथा बड़े लोगों से पुराने समय की बात करें, जिससे उनकी इतिहास के प्रति समझ बढ़ेगी। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि पुराने लोगों से, जो हमारे जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अपने पुराने टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे स्टैम्प हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है, जब हम लोग चिट्ठी का यूज़ करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। आज तो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। एक बंदे को दूसरे बंदे से बात करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। इवन एक टाइम ऐसा भी था जिसमें जब कबूतर से हमारा जो है चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, या घोड़ों पर एक बंदा जो है एक मैसेज लेकर दूसरी जगह पर जाया करता था। तो बच्चों जब बुज़ुर्गों से अपने बात करते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अपने आस पड़ोस जाकर वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। यातायात के सुरक्षा के नियमों पर क्लास में चर्चा करें, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। मौसम के तापमान को बताने के लिए न्यूज़पेपर आदि का सहारा ले सकते हैं। पर्यावरण में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर वगैरह को बताने के लिए, मौसम के तापमान को बताने के लिए हम लोग न्यूज़पेपर ले सकते हैं, वेदर रिपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग बच्चों से कह सकते हैं कि देखो, जब न्यूज़ आती है, समाचार आते हैं, तो उनमें आप जो मौसम बताने वाला जो न्यूज़ होता है उसको देखें, जाकर वहाँ पर देखें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बता रहे हैं, उनको लिख कर लाएँ या उनको मतलब समझें क्या चीज़ वो बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास थर्ड में आपका जो जो जहाँ तक मुझे मिल पाए हैं क्वेश्चन, जो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे कलेक्ट कर दिए हैं, नोट्स भी बना दिए हैं। तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो बनाएंगे वो हम लोग क्लास फोर्थ के लिए लेक्चर बनाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं।